हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द रिवीजन नोटबुक में आज अपन डील करेंगे हाई वैलिड एसेंशियल टॉपिक्स जो आपके नोट सेट 10 में चार चांद लगाने वाले हैं। ये क्लास देखने के बाद में इस क्लास में जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद आज के बाद में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये मेरी 100 to 1% आपसे गारंटी है। तो इसमें अपन क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे और क्वेश्चंस करेंगे साथ में ना। फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, कुछ सर्जरी के क्वेश्चंस पढ़ेंगे जैसे एपिडेमियोलॉजी हो गई। ये इन तीनों टॉपिक्स को अपन इस क्लास में कवर करेंगे जो हाई वैलिड टॉपिक्स माने जाते हैं नोट सेट एग्जाम्स में। हर बार इनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को ऑन जरूर करिएगा जिससे मेरी लेटेस्ट क्लास आपके पास में जल्द से जल्द पहुंच सकेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले एक बार शेयर जरूर कर देना और प्रेस बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना। और नोट सेट 10 है, उसकी जो प्रिपरेशन की फुल गाइडेंस मैंने आपको बताई है वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना। मैंने अपलोड किया है, वो आप ज़रूर देख लेना 100%। उससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा कैसे तैयारी करनी है। सारी बातें अपन ने उसमें की है, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, PYQ से रिलेटेड, इमेज बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड सारी बातें मैंने उसमें बताई है। और बेस्ट बुक कौन सी नोट सेट के लिए है तो वो ज़रूर देख लेना। एक अपन और वीडियो बना देंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा मॉसबी और सॉन्डर्स से क्या पढ़ना है, वो बुक दोनों मैं आपके साथ में लेके आऊँगा। तो इनका वीडियो देखने के लिए आप जुड़ सकते हो अपना यूट्यूब चैनल, या फिर मैं आपको अपडेट कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल से कि वो क्लास आप देख लेना। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, ऑनलाइन नर्सिंग स्टडी के नाम से बना रखा है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। देखो, एक थोड़ा सा पैट्रिक हैंड फार्मूला है मैंने बनाया है एस्पिरिन का। उसके बाद में उसका क्वेश्चन करेंगे 100 to 1%। जो भी आपके क्लिनिकल बेस हैं वो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। जो भी आपकी प्रायोरिटी बेस हैं वो क्वेश्चंस भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। 100 to 1% एस्पिरिन का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और आज के बाद में इस सेशन से देखने के बाद में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो अपन पढ़ते हैं एस्पिरिन के बारे में, थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एस्पिरिन जिसको अपन बोलते हैं क्या, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, ये नाम भी पूछा जाता है एस्पिरिन का। और अदर नाम क्या है तो एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड है ना एस्पिरिन, या फिर अपन बोल सकते हैं आल्सो कॉल्ड एज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये क्या काम करती हैं। देखो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, सीधे तौर पे बोलते हैं ये एक इरिवर्सिबल एक्शन करती हैं जो इनहिबिट करेगा आपका कॉक्स एक एंजाइम और एक हो जाएगा कॉक्स सेकेंड, दोनों को इनहिबिट करेगा, उनके लेवल को कम करेगा, जिसके कारण जो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन E2 जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको भी ये डिक्रीज कर देगा, जिसके कारण अपन बोल सकते हैं आपका जो होगा एनाल्जेसिक के रूप में इसको यूज में लिया जा सकेगा, है ना। पेन को डिक्रीज किया जाएगा इससे एंटीपायरेटिक फीवर को भी डिक्रीज किया जाता है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी अपन बोल सकते हैं, या फिर एंटी प्लेटिलेट। तो बोल सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या रहेगा, इरिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ कॉक्स 1 और कॉक्स 2 एंजाइम, जिसके कारण क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन डिक्रीज होगा और थ्रोम्बोक्सिन E2 भी डिक्रीज होगा। ये एक्शन क्या करती हैं, क्या एक्शन करेगी, एनाल्जेसिक के रूप में इसको यूज में लिया जाएगा, है ना। ये अपने नोट्स में ऐड कर लेना, एनाल्जेसिक के रूप में, जिसके कारण पेन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, एंटीपायरेटिक फीवर डिक्रीज हो जाएगा, एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में हो जाएगा, कोई भी इन्फेक्शन होता है तो NSAID अपन बोल सकते हैं, एंटी प्लेटिलेट्स के रूप में इसको यूज में लिया जाता है। और अपन बोलते हैं इसके यूजेज क्या क्या हैं, कौन सी बीमारी होगी या फिर डिजीज होगी, कौन सी कंडीशन में इसको यूज़ में लिया जाता है और नहीं भी लिया जाता है वो भी अपन देखेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, है ना। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजेज इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्राइंडिकेशन इंपॉर्टेंट।
100 to 1% नॉट सेट में इस बार क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या रहेगा, देखो RA का मतलब रूमेटिक अर्थराइटिस और OA का मतलब क्या होता है आपका ऑस्टियो अर्थराइटिस, जो इन्फ्लामेशन होता है उसकी कंडीशन के लिए ये लिया जाता है। देखो जो रूमेटिक अर्थराइटिस होता है उसको ट्रीट करने के लिए और ऑस्टियो अर्थराइटिस होता है उसको ट्रीट करने के लिए एस्प्रिन को यूज़ में लिया जाता है। ये तो कंडीशन आप देख सकते हो आराम से हो गई होगी। और एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के लिए भी इसको यूज़ में लिया जाता है, पेन को क्या करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए। MI या स्ट्रोक प्रोफाइलेक्सिस के लिए भी इसको यूज़ में लिया जाता है। ये 3 यूजेज हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कंडीशन अपन देखते हैं कि ये भाई एस्प्रिन किस क्लास की ड्रग है ना। तो ये एक NSAID क्लास की और एंटीप्लेटिलेट क्लास की ड्रग है। इंपॉर्टेंट है NSAID नॉन जो स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं, ये इस प्रकार की ड्रग है। एंटीप्लेटिलेट भी इसका काम है ना। अगर ये क्या हो जाए, ज़्यादा दे दी जाए किसी में भी, अगर इसका ओवरडोज हो जाए तो क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो सिम्टम फर्स्ट देखने को मिलेगा हाइपर वेंटिलेशन, है ना। फर्स्ट सिम्टम देखने को मिलेगा हाइपर वेंटिलेशन, एसिडोसिस देखने को मिलेगा। सेकेंड हो जाएगा एसिडोसिस, हाइपर वेंटिलेशन फर्स्ट सिम्टम और सेकेंड सिम्टम एसिडोसिस हो जाएगा। और इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, है ना। अगर ये ओवरडोज हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एल्केलिनाइज यूरिन को क्या करेंगे अपन, थोड़ा है ना बेस बनाएंगे। एसिड और बेस होता है ना, इस थोड़ा यूरिन को कैसे करेंगे, बेस बनाएंगे, जिससे क्या होगा आपका एस्प्रिन अलग हो जाएगी। जो एस्प्रिन होगी वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, है ना। इसलिए एल्केलिनाइज यूरिन को यूज़ में लिया जाता है। यूरिन को एल्केलाइज किया जाता है, मतलब बेस बनाया जाता है। तो ये तो इम्पोर्टेंट हो गई बात। नेक्स्ट है वार्निंग, जो साइन होते हैं वो देखते हैं अपन। ये क्या होता है, राइज सिंड्रोम। ये राइज सिंड्रोम क्यों होता है, जब कोई भी आपका चिल्ड्रन है, वायरल इन्फेक्शन में अगर एस्प्रिन दी जाए, है ना, वायरल इन्फेक्शन में चिल्ड्रंस को दी जाए, अपने बच्चों में दी जाए वायरल इन्फेक्शन के दौरान, तो राइज सिंड्रोम देखने को मिलता है। ये एक वार्निंग साइन है। इसलिए इसी के कारण चिल्ड्रन में एस्प्रिन क्या की जाती है, अवॉइड की जाती हैं। तो वायरल इन्फेक्शन इन किड्स प्लस एस्प्रिन अगर दे दी जाए तो लिवर फेलियर और एन्सेफेलोपैथी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए ये क्या की जाती हैं, चिल्ड्रन में अवॉइड की जाती हैं। देखो राइज सिंड्रोम एक वार्निंग साइन माना जाता है, किसका, एस्प्रिन का। क्या होता है, ये वायरल इन्फेक्शन होता है जिसमें बच्चे को क्या दी जाती है, एस्प्रिन दी जाती है, जिसके कारण लिवर में इन्फेक्शन होगा और लिवर फेलियर के चांसेस हो जाएंगे, जिसके कारण एन्सेफेलोपैथी भी हो सकती है। ये होता है अपना। नेक्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये इम्पोर्टेंट है, पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एस्प्रिन किस में नहीं दी जाएगी, पेप्टिक अल्सर की कंडीशन में। देखो पेप्टिक अल्सर की कंडीशन में एस्प्रिन नहीं दी जाएगी, और ब्लीडिंग डिसऑर्डर, किसी भी प्रकार का ब्लीडिंग डिसऑर्डर है उसमें नहीं दी जाएगी। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, एक मैं बताना चाहता हूँ क्वेश्चन कि एस्प्रिन हो गई अपनी ये ड्रग, इसको किसके साथ में नहीं दिया जाता है ना, विच ड्रग, है ना, कौन सी ड्रग के साथ में इसको नहीं दिया जाएगा, वॉरफेरिन के साथ में नहीं दिया जाएगा। ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैंने लिखा है ब्लीडिंग, क्योंकि ये एक्सेसिव ब्लीडिंग का कारण बन सकती है, इसलिए वॉरफेरिन और एस्प्रिन दोनों साथ में नहीं दी जा सकती हैं। पेप्टिक अल्सर की कंडीशन में, ब्लीडिंग डिसऑर्डर में, प्रेगनेंसी जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसमें नहीं दी जाती हैं एस्प्रिन। क्यों नहीं दी जाती हैं, क्योंकि वो प्रीमेच्योर डक्टस आर्टरियोसस कर सकता है, डक्टस आर्टरियोसस की रिस्क ज़्यादा रहती है, इसलिए
थर्ड ट्राइमेस्टर में एस्पिरिन नहीं दी जाती है, प्रेगनेंसी में थर्ड ट्राइमेस्टर हो गया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में नहीं दी जाती और पेप्टिक अल्सर में। नेक्स्ट है इसका एडवर्स इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो गैस्ट्रिक अल्सर देखने को मिलेंगी या फिर ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होती है वो देखने को मिलेगी, और टिनाइटस मतलब रिंगिंग साउंड्स देखने को मिलेगी, है ना। ये तो क्या होंगे एडवर्स इफेक्ट्स, है ना। गैस्ट्रिक अल्सर, ब्लीडिंग, अपन बोल सकते हैं टिनाइटस, रिंगिंग ईयर्स या रिंगिंग साउंड्स इन द ईयर, ये हो गई एस्पिरिन। इसके 10 क्वेश्चंस अभी अपन देखेंगे। पहले कुछ वन लाइनर्स हैं और उनको देख लेते हैं, तो इनके क्वेश्चन भी अभी मैं आपको करवाऊँगा। थोड़ा सा अपन देख लेते हैं ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पार्ट 10 स्टार का है ना, 10 स्टार क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है विटामिन से और डेफिशिएंसी से। देखो विटामिन है और इसके साइड में मैंने डेफिशिएंसीज भी लिखी हैं। तो विटामिन ए मतलब आई से रिलेटेड क्या हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोप्थेल्मिया की कंडीशन होती है ना। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोप्थेल्मिया होता है। और विटामिन B1 जिसको अपन थायमिन बोलते हैं, उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, बेरी होता है। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेरी, और इसका फुल नाम है ना, तो क्या नाम बोलते हैं विटामिन B1 को, थायमिन और बेरी। विटामिन B2 हो गया, ये क्या करता है, चिल्लोसिस, क्रैक्ड लिप्स, जो लिप्स फटे हुए होते हैं ना, उसका कारण है क्या, विटामिन B2। या अपन बोल सकते हैं रेड आई, जिसकी अपन देखते हैं ना किसी किसी की आंखें क्या देखने को मिलती हैं, रेड देखने को मिलती हैं, किसके कारण, विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट हो जाएगी विटामिन B3, जिसको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये नाम लिखे हुए ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये विटामिन A, B1, B3, B7, B9, B12 और B11, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो विटामिन B2 ये क्या करता है, चिल्लोसिस करता है, क्रैक्ड लिप्स हो गई, रेड आइज हो गई। विटामिन B3 जिसको नियासिन बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेलेग्रा, इसमें 3 Ds देखने को मिलते हैं, मतलब 3 D देखने को मिलता है, मतलब डर्मेटाइटिस हो गया, डेमेंशिया, डायरिया। ये क्वेश्चन पूछा गया था नोटसेट 9 में, ये क्वेश्चन डर्मेटाइटिस, डेमेंशिया और डायरिया। PHN में भी पूछा गया था क्वेश्चन, PHN DSSB PHN 2025 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन, मैंने दिया था। नेक्स्ट है विटामिन B5, ये क्या करता है, बर्निंग फीट और पैरेस्थीसिया का कारण बनता है ना, बर्निंग फीट और पैरेस्थीसिया, टिंगलिंग सेंसेशन होना पैरों में, लेग्स में। B6, विटामिन B6 एनीमिया हो सकता है, न्यूरोपैथी का कारण बन सकता है। विटामिन B7 बायोटिन हो गया, डर्मेटाइटिस और एलोपेशिया, डर्मेटाइटिस एलोपेशिया। विटामिन B9 और विटामिन B12 फोलेट बोलते हैं, जिसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है ना, NTD हो सकता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स भी कंडीशन हो सकता है। मेगालोब्लास्टिक इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन चाहे कोई सा भी एग्जाम हो उसमें ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B12, ये भी पूछा जाता है। पर्नीशियस एनीमिया न्यूरोपैथी का कारण भी बन सकता है। ये हो गया विटामिन B12, पर्नीशियस एनीमिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर्नीशियस एनीमिया किसकी डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन B12। नेक्स्ट है विटामिन C, जो आपका किसमें, ऑरेंज में पाया जाता है, मतलब स्कर्वी हो सकता है। ब्लीडिंग जम्स में क्या देखने को मिलती है, ब्लीडिंग देखने को मिलता है। पुअर वुंड हीलिंग देखने को मिलती है, ये मैंगोज वगैरह हो गए उसमें देखने को मिलता है। विटामिन D बोन्स में देखने को मिलता है, जिसके कारण रिकेट्स होता है बच्चों में, और ऑस्टियोमलेशिया होता है अडल्ट्स में, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये PHN में तो DSSB में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, और नोटसेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। नोटसेट 7 में, 6 में, आई होप 8 में भी पूछा गया, इतना याद नहीं है, लेकिन 7 और 6 में पूछा गया था। विटामिन D रिकेट्स किस में देखने को मिलता है, किड्स में, ये जरूर याद रखना। ऑस्टियोमलेशिया देखने को मिलता है अडल्ट्स में। और विटामिन K की डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग डिसऑर्डर देखने को मिलता है, या डाइथेसिस देखने को मिलता है, जो क्लॉटिंग फेलियर होता है वो देखने को मिलता है। विटामिन K की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर देखने को मिलता है।
नेक्स्ट है, ये थोड़ा आप देख लेना, सर्जरी से रिलेटेड वन लाइनर्स मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, जिसमें आपका जो टंग फेलियर है वो इम्पोर्टेंट है, जो टंग अल्सर है वो इम्पोर्टेंट है। टंग अल्सर में क्या डायग्नोस देखने को मिलता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा देखने को मिलता है, या हाइपोटेंशन है आपका, या हाइपरटेंशन है, उसमें लेप्रोटोमी अर्जेंट की जाती है। और ग्रोइन स्वेलिंग लेटरल टू वेसल्स होती हैं। इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया देखने को मिलता है। जो बेस्ट टेस्ट होता है जैनकर्स में, है ना, ये होता है बेरियम सेलो का। और पल्सेटाइल मास प्लस बैक पेन देखने को मिलता है। रप्चर्ड है एब्डोमिनल जो मास होता है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट होता है थायराइड नोड्यूल प्लस हाई कैल्सिटोनिन देखने को मिलता है, तो ये मेड्यूलरी थायराइड कार्सिनोमा देखने को होता है। ट्रोमा प्लस शोल्डर टिप पेन, देखो ये इम्पोर्टेंट है, ये एक इम्पोर्टेंट है, ये जैनकर्स टेस्ट इम्पोर्टेंट है ना। टिप ट्रोमा प्लस शोल्डर टिप पेन या डायफ्राग्मेटिक इंजरी में देखने को मिलता है। पेनलेस जॉन्डिस देखने को मिलता है, तो ये जो क्रोविसियर साइन होता है या प्री एम्पुलरी कार्सिनोमा देखने को मिलता है, ये प्री एम्पुलरी कार्सिनोमा होता है। एक्यूट मिसेंट्रिक इसीमिया होता है, तो ये तो एम्बोलिज्म का भी काम कर सकता है। और पोस्ट स्प्लीनेक्टोमी सेप्सिस है, तो उसमें स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनिया देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा आप एक बार याद करके चले जाना, ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है उसका जो ट्रीटमेंट है उसमें जो किट्स यूज़ में ले जाते हैं, है ना, जो सिंड्रोमिक मैनेजमेंट होता है उनमें किट 1, किट 2, किट 3, किट 4, किट 5, किट 6 और किट 7 यूज में ले जाते हैं। ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है कितने किट होते हैं, 7 किट होते हैं। तो किट फेस्ट में कौन सा होता है, किट फेस्ट में यूरेथ्रल डिस्चार्ज देखने को मिलता है, जिसमें अजीथ्रोमाइसिन प्लस सेपिक्सिम टैबलेट दी जाती है, मतलब इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। जो सिंड्रोमिक मैनेजमेंट होता है ना, मतलब जैसे ये सिंड्रोम देखने को मिलेगा, यूरेथ्रल डिस्चार्ज हो जाएगी अजीथ्रोमाइसिन प्लस सेपिक्सिम। और किट सेकेंड में वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है, तो ये ड्रग दी जाती है सेक्निडाजोल और फ्लूकोनाजोल। नेक्स्ट है किट थर्ड में जेनाइटल अल्सर देखने को मिलता है, नॉन जो हर्पेटिक है, जो बेंजाथिन पेनिसिलिन और अजीथ्रोमाइसिन दी जाती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। किट 4 में है अल्सर देखने को मिलता है, तो उसमें पेनिसिलिन जो भी एलर्जी की वजह से हो रहा, तो डॉक्सीसाइक्लिन और अजीथ्रोमाइसिन इसमें दी जाती है। अगर आप में अल्सर हो रहे हैं किसकी वजह से, पेनिसिलिन जो एलर्जी है ये बेंजाथिन पेनिसिलिन दी जा रही है, तो उसकी वजह से को डॉक्सीसाइक्लिन और अजीथ्रोसी भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। नेक्स्ट है हर्पेटिक अल्सर में ए साइक्लोवीर दी जाएगी, आपकी जो हर्पेटिक अल्सर है उसमें ए साइक्लोवीर दी जाएगी। और किट 6 में है लोअर एब्डोमिनल पेन है ना, लोअर एब्डोमिनल पेन, यहाँ पे एम की जगह पेन है, तो सेपिक्सिम दी जाएगी, सेपिक्सिम हो गई अपनी, और ए साइक्लोवीर भी इसमें दी जाएगी। नेक्स्ट है किट 6 में लोअर एब्डोमिनल पेन हो गया, सेपिक्सिम प्लस मेट्रोनिडाजोल। ये देखो किट 6 और 7 मतलब 6 ये दोनों सेम दी जाती हैं अलग अलग तौर से। किट 1 में लोअर एब्डोमिनल पेन सेपिक्सिम प्लस मेट्रोनिडाजोल हो गई और डॉक्सीसाइक्लिन हो गई। नेक्स्ट किट 7 में है इंग्वाइनल जो ब्यूबोनिक पेन होता है वो हो रहा है, तो आप में जीथ्रोमाइसिन डॉक्सीसाइक्लिन दी जाएगी। ये किट है और इनका ये जो कलर्स हैं ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है एपिडेमियोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक स्टडी के डिज़ाइन के लिए मैंने एक वर्ड्स बनाया है, वो आप ज़रूर देख लेना, इम्पोर्टेंट है। और इन सब का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो ये ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी, कोहोर्ट स्टडी और क्लिनिकल ट्रायल्स। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये टॉपिक बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। नॉर्सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से या नर्सिंग ऑफिसर का जो भी कोई भी एग्ज़ाम है उनमें ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। तो मैं आपको एक सिंपल
हिस्ट्री के द्वारा इनमें मैं समझा दूंगा आपको, है ना। 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा। देखो क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होती है, प्रीवेलेंस मतलब मौजूद कितने लोगों में ये डिजीज़ मौजूद है। प्रीवेलेंस का मतलब कितने लोगों में ये डिजीज़ मौजूद है। बर्डन ऑफ डिजीज़, है ना, डिजीज़ का कितना भार है लोगों में, या अपन बोल सकते हैं कि कितने लोग इससे इन्फेक्टेड हुए हैं, है ना। स्नैपशॉट इन टाइम मतलब एक ही टाइम में ये बताता है। देखो एक रिसर्चर है जो एक ही टाइम में, है ना, स्टडी करेगा, है ना, स्टडी करेगा, एक ही टाइम में स्टडी करेगा। और नेक्स्ट बात इसमें क्या है कि ये एक रिसर्चर स्टडी करके ये बताएगा कि ये डिजीज या कंडीशन कितने लोगों में मौजूद हैं, जिसको अपन प्रीवेलेंस बोलते हैं। तो एक एग्जांपल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जांपल आप लिख सकते हो, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, जिसमें क्या है, ये सर्वे टू फाइंड, एक सर्वे करता है फाइंड करने के लिए हम many peoples have diabetes in a city today, है ना, मतलब have, यहाँ पे डायबिटीज़ लिख देता हूँ, डी का डायबिटीज़ इन ए सिटी टुडे। देखो एक ही समय में ये पता लगेगा कि ये डिजीज़ कितने लोगों में है। ये सर्वे टू फाइंड हाउ मैनी पीपल्स हैव डायबिटीज़ इन ए सिटी के अंदर आज के दिन में कितने लोग इससे क्या हैं, अफेक्टेड हैं, कितने लोगों में मौजूद हैं, ये ध्यान रख लेना। ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहलाती हैं। नेक्स्ट आती हैं केस कंट्रोल, है ना। केस कंट्रोल स्टडी क्या होती है, रेयर डिजीज़ के लिए यूज में लिया जाता है। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब लुकिंग बैक, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पास्ट में जो एक्सपोजर हुआ है वो भी देखता है ना, पास्ट। और ओड्स रेशियो के लिए यूज में लिया जाता है, गुड्स फॉर मल्टीपल एक्सपोजर। अभी इसका मतलब मैं आपको 1 मिनट में समझा दूंगा। देखो इसमें केस कंट्रोल अपन बोल सकते हैं कि इसमें जो रिसर्चर होता है, इसमें क्या होता है, रिसर्चर ये डिजीज़ से स्टार्ट करेगा। डिजीज़ जैसे सपोज दैट आज डिजीज़ हुई है किसी से, यहाँ से स्टार्ट करेगा और एक्सपोजर चेक करेगा कि एक्सपोजर अपन बोल सकते हैं कि कंट्रोल देखेगा, कंट्रोल कि ये कितनी कंट्रोल हुई है, मतलब डिजीज़ से लेके पास्ट एक्सपोजर तक ये चेक करेगा। मतलब आज की ये डिजीज़ हो गई और पास्ट में जाएगा, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ ना रेट्रोस्पेक्टिव मतलब लुकिंग बैक, वो पीछे जाएगा, मतलब पहले पास्ट टाइम में कितने केसेस आए थे और अभी कितने केस आ रहे हैं, कितना कंट्रोल हुआ है वो देखेगा। केस कंट्रोल स्टडी ये आपकी कहलाएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है कोहॉर्ट स्टडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स एट 8 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें इंसिडेंस देखेगा, मतलब जो डिजीज़ हुई है, मतलब आज सपोज दैट आज डिजीज़ स्टार्ट हो गई है, यहाँ से लेकेगा और फ्यूचर में डिजीज़ होने का भी वेट करेगा, है ना। रेयर एक्सपोजर के लिए यूज में ली जाती हैं। रिलेटिव रिस्क फैक्टर्स को देखने के लिए बेस्ट फॉर एक्सपोजर या आउटकम, मतलब प्रेजेंट टाइम से लेके फ्यूचर में डिजीज़ होने का वेट करेगा, स्टार्ट करेगा, एंड देखेगा, मतलब एक्सपोज वो उस डिजीज़ से कितना एक्सपोज हो रहा है और फ्यूचर में डिजीज़ होने के चांसेस देखेगा और वेट करेगा उस डिजीज़ को होने की। तो इन दोनों का एक एग्जांपल है केस कंट्रोल का एग्जांपल है आपका स्मोकिंग हिस्ट्री। स्मोकिंग डिजीज़ या लंग कैंसर अपन बोल सकते हैं, लंग कैंसर इसका एग्जांपल है। लंग पेशेंट्स या लंग केसेस देखेगा पेशेंट, नॉन लंग कैंसर, उन दोनों में देखेगा, मतलब जो पास्ट में था और जो अभी हो रहा है उन दोनों के बीच में देखेगा कंट्रोल कितना हुआ है। यही सेम टू सेम इसी का है। कैसा होगा इसका एग्जांपल, लंग कैंसर देखेगा, है ना, लंग कैंसर। स्मोकिंग हिस्ट्री देखेगा आज की और फ्यूचर में
लंग कैंसर होने का वेट करेगा 10 साल तक, अपन बोल सकते हैं 10 ईयर तक। ये थोड़ा सा समझने का है। तो आप देख सकते हो, मतलब कोई भी डिजीज स्मोकिंग हिस्ट्री देखेगा, सपोज दैट, है ना, ये याद कर लो, स्मोकिंग हिस्ट्री देखेगा और लंग कैंसर होने का वेट करेगा। स्मोकिंग और नॉन स्मोकिंग जो पेशेंट हैं उनमें ये कंपेयर करेगा। नेक्स्ट है क्लिनिकल ट्रायल्स। इसमें क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन दी जाती हैं, ड्रग्स दी जाती हैं, मेडिकेशंस दी जाती हैं, ट्रीटमेंट कराया जाता है। जो आपका आरसीटी मतलब रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रीटमेंट दिया जाता है, बेस्ट फॉर इंटरवेंशन के लिए होता है। और मेटा एनालिसिस क्या होता है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, कैजुअलिटी को देखेगा, मतलब बहुत सारे आरसीटी, मैनी मोर आरसीटीज मिलके मेटा एनालिसिस बनाएगा। आरसीटी रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रीटमेंट या मेथड भी बोल सकते हो, ये होता है। नेक्स्ट आता है, ये बात याद रख लेना, एसोसिएशन यहाँ पे बराबर को काटा गया है। कैजुअलिटी मतलब अगर दो डिजीज एक साथ हो रही हैं, सपोज दैट ये एक डिजीज और ये एक डिजीज दोनों एक साथ हो रही हैं, तो अपन इस डिजीज से कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि ये डिजीज उसका कोज बन रही है, मतलब एक दूसरे डिजीज को कोज नहीं है, कैजुअलिटी नहीं बोल सकते अपन, ये है ना कि एक डिजीज उस दूसरे डिजीज का कारण नहीं है, ये अपना अलग अलग हो सकती हैं। अब अपन कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं एस्पिरिन से रिलेटेड, इम्पोर्टेंट है, प्रायोरिटी और क्लिनिकल बेस। तो अपना जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, देखो 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नर्सिंग फाउंडेशन जो सब्जेक्ट है उसके मैं करूँगा, उसमें 20 हाईलाइट क्वेश्चन भी करूँगा, तो वो क्लास ज़रूर देखना। देखो एस्पिरिन से रिलेटेड, एस्पिरिन क्लिनिकल एंड प्रायोरिटी बेस्ड एमसीक्यू जो भी अपन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने एस्पिरिन को आपको समझाया है उसी पे मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं ना। ए पेशेंट टेकिंग एस्पिरिन फॉर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन प्रिवेंशन शुड बी मॉनिटर्ड प्राइमरली फॉर विच साइड इफेक्ट, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग, ड्राई माउथ और ब्रेडिकार्डिया। एक पेशेंट है वो एस्पिरिन ले रहा है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन से प्रिवेंशन के लिए, तो उसमें क्या मॉनिटर करोगे आप, कौन से साइन सिम्टम्स देखोगे, साइड इफेक्ट देखोगे, है ना। गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हो सकती है, ये देख लेना, उसमें मैंने लिखा है गैस्ट्रिक ब्लीडिंग, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सेकंड, एस्पिरिन एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स। जो एस्पिरिन होता है मेनली दो एंजाइम्स होते हैं उनको इनहिबिट करता है, कोक्स 1 और कोक्स 2। तो साइक्लो ऑक्सीजनेस अपन बोलते हैं, साइक्लो ऑक्सीजनेस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोक्स 1 और कोक्स 2 साइक्लो ऑक्सीजनेस। नेक्स्ट हो गया थर्ड क्वेश्चन, ए नर्स शुड इंस्ट्रक्ट ए पेशेंट नॉट टू टेक एस्पिरिन विद विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स टू अवॉइड एक्सेसिव ब्लीडिंग। मैंने बताया था कि कौन सी ड्रग को अवॉइड किया जाता है एस्पिरिन के साथ में। ए नर्स शुड इंस्ट्रक्ट ए पेशेंट नॉट टू टेक एस्पिरिन विद विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स टू अवॉइड एक्सेसिव ब्लीडिंग, आयरन सप्लीमेंट्स, एंटासिड्स, वारफेरिन और विटामिन सी। तो वारफेरिन इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, ए चाइल्ड विद ए वायरल इन्फेक्शन शुड नॉट रिसीव एस्पिरिन बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ। एक चाइल्ड है जिसको वायरल इन्फेक्शन हुआ है, देखो मैंने बताया था अगर वायरल इन्फेक्शन हो रहा है अपन ने एस्पिरिन दी तो क्या देखने को मिलेगा, लिवर फेलियर देखने को मिलेगा जिसके कारण एन्सेफेलोपैथी होगी, और वो किसका कारण मिलेगा, राइस सिंड्रोम। इसी के बचाव के लिए अपन को एस्पिरिन नहीं देना है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स इंडिकेट्स एस्पिरिन ओवरडोज, है ना, ओवरडोज। इसमें से कौन सी फाइंडिंग है जो एस्पिरिन ओवरडोज को इंडिकेट करेगी, ऑप्शन ए हाइपोथर्मिया, ऑप्शन बी टिनाइटस, ब्रेडिकार्डिया और कॉन्स्टिपेशन। तो मैंने कहा था ना रिंगिंग इन द ईयर्स, टिनाइटस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एस्पिरिन ओवरडोज के दौरान विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, इंड्यूस वॉमिटिंग, गिव एक्टिवेटेड चारकोल, एल्केलिनाइज यूरिन, गिव विटामिन के। अब देख लो इसमें कंफ्यूज मत होना, आप ये मत करके आ जाना एक्टिवेटेड चारकोल, दिस इज द रॉन्ग आंसर। तो मैंने कहा था अगर एस्पिरिन ओवरडोज हो रही है तो अपन को यूरिन को क्या करना है, बेस बनाना है ना, यूरिन को थोड़ा बेस बनाएंगे जिसके कारण जो
एस्पिरिन होगी वो अलग हो जाएगी, मतलब एल्केलिनाइज यूरिन, यूरिन को थोड़ा एल्केलाइन कर देंगे या बेस बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, द नर्स शुड गिव ए प्रेस्क्रिप्शन ऑफ एस्पिरिन इन ए पेशेंट विद डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन, पेप्टिक अल्सर डिजीज और हाइपोथायरॉयडिज्म। देखो द नर्स शुड गिव, नर्स क्वेश्चन करेगी प्रेस्क्रिप्शन ऑफ एस्पिरिन इन ए पेशेंट विद, किसके साथ में, अगर पेप्टिक अल्सर डिजीज है तो उसके साथ में ये अपन को क्या करना है, अवॉइड करवाना है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन एस्पिरिन इज यूज्ड इन लो डोजेज पोस्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन एस्पिरिन इज यूज्ड इन लो डोजेज पोस्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, to relieve chest pain, to prevent platelet aggregation, to increase blood sugar, to enhance heart rate। मैंने कहा ना एंटी प्लेटिलेट भी बोलते हैं, तो टू प्रिवेंट प्लेटिलेट एग्रीगेशन, मतलब पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए भी अपन यूज में ले सकते हैं, मैंने बताया था। ऑप्शन बी टू प्रिवेंट प्लेटिलेट एग्रीगेशन मायोकार्डियल पेशेंट में यूज में लिया जाता है। ए प्रेग्नेंट वुमन इन द थर्ड ट्राइमेस्टर शुड अवॉइड एस्पिरिन बिकॉज इट में कोज, है ना, मैंने कहा ना ये प्रेग्नेंट लेडी है उसमें थर्ड ट्राइमेस्टर में एस्पिरिन अवॉइड की जाती है। क्यों की जाती है, पेटेंट डक्टस आर्टरोसस जो होता है उसको क्लोज होने से बचाने, मतलब पेटेंट डक्टस आर्टरोसस है उसको क्लोज होने से जो प्रिवेंट करते हैं उसको बचाने के लिए किया जाता है पेटेंट डक्टस क्लोजर, जो आर्टरोसस है, डक्टस आर्टरोसस क्लोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 10, ए पेशेंट टेकिंग लॉन्ग टर्म एस्पिरिन रिपोर्ट्स ब्लैक टेरी स्टूल्स, द नर्स शुड वेरी इंपॉर्टेंट 10 स्टार, है ना। एक पेशेंट है जो लंबे समय से एस्पिरिन ले रहा है और ब्लैक टेरी स्टूल्स देखने को मिल रहा है, तो क्या करेंगे, कंटिन्यू मेडिकेशन एज प्रेस्क्राइब्ड। ऑप्शन बी एडवाइज टू टेक मेडिकेशन विद मिल्क। ऑप्शन बी रिपोर्ट टू फिजिशियन इमीडिएटली गिव एस विटामिन सप्लीमेंट, तो रिपोर्ट करना है फिजिशियन को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द टॉपिक इज ओवर। तो एक बार सेशन को शेयर जरूर कर देना, कमेंट जरूर कर देना, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।